Hey guys, so we are back with our second video for our course Concrete Technology. तो हमने जो भी कल पढ़ा, जो भी हमने कल देखा, जो भी हमने कल सीखा, आज हम उसका एक फास्ट रिव्यू लेंगे. उसकी एक पीपीटी को मैं फास्ट स्क्रॉल डाउन करूंगा एंड देन वी विल सी जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं. तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं. उसके बाद हम एक फास्ट रिव्यू लेते हैं बहुत ही तेजी से जो हमने कल पढ़ा, जो हमने कल देखा था. कंक्रीट की डेफिनेशन देखी हमने और एग्रीगेट जो हमने देखा, एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज में हमने कल क्लासिफिकेशन देखा, उनका साइज देखा, उसका शेप देखा, टेक्सचर देखा, स्ट्रेंथ देखा. तो उसको एक हम लोग फास्ट रिव्यू में देखेंगे जो जो चीजें हमने देखी और फिर उसके बाद हम आज के टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे. तो वो है ये. एंड सो वी आर हियर नाउ. सो कल हमने देखा था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी कंपनी के बारे में, हमारे बारे में, एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ विद कंक्रीट की डेफिनेशन से कि कंक्रीट क्या होता है. तो मैं एक बात फिर से आपको रिमाइंड कराता हूं कि कंक्रीट को हम दो फेज मटेरियल की तरह देखते हैं. एक फेज होता है हमारा सीमेंट पेस्ट, दूसरा हमारा होता है एग्रीगेट. तो जो एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वही हमारी अल्टीमेट कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करती है. तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से रखिएगा कि कंक्रीट का जो बॉन्ड होता है, जो एग्रीगेट और जो सीमेंट पेस्ट का बॉन्ड होता है, वही सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. हमने कल कई ये कुछ फैक्टर्स देखे थे, क्लासिफिकेशन, सोर्स, साइज, शेप, टेक्सचर और स्ट्रेंथ देखा था हमने एग्रीगेट का. तो इसको मैं अभी प्रेजेंटेशन को वापस से एक फास्ट रिव्यू देता हूँ और आपको साथ साथ में बताते जाता हूँ जो हमने कल समझा था. फिर आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड बल्क डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, बल्किंग फैक्टर, क्लीनलीनेस एंड साउंडनेस. ये एक टॉपिक्स हम आज कवर करेंगे आज के वीडियो में. तो एक बहुत ही फास्ट रिव्यू हम लोग लेते हैं कल के वीडियो का और फिर देखते हैं, फिर आगे हम लोग अपने आज का टॉपिक्स देखते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट में हमने देखा था नेचुरल एग्रीगेट, आर्टिफिशियल एग्रीगेट और साइज के बेसिस पे कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट. जब हमने सोर्स ऑफ एग्रीगेट की बात की थी तो हमने देखा था कि इग्नियस रॉक जो होती है वो बेस्ट टाइप ऑफ रॉक होती है और हमने उसमें ये भी समझा था कि कैसे रॉक से क्रशर में फीड करके हम एग्रीगेट्स अपने मार्केट में लेकर आते हैं. जब हम साइज ऑफ एग्रीगेट की बात की थी तो हमने ये भी देखा था कि 20 mm जो साइज ऑफ एग्रीगेट होता है दैट इज जनरली एट साइट यूज्ड एज द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट. और साथ में हमने ये भी समझा था कि कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के क्या क्या टाइप्स होते हैं, मतलब किस तरीके से उनको डिफाइन किया जाता है. फिर शेप ऑफ एग्रीगेट में जब हम आए थे तो हमने देखा था राउंडेड एग्रीगेट्स, इरेगुलर शेप ऑफ एग्रीगेट्स, एंगुलर एग्रीगेट्स और फ्लैकी एग्रीगेट्स. इसमें बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि फ्लैकी एग्रीगेट्स जो होते हैं बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं होते कंक्रीट में. किसी भी तरीके के कंक्रीट में हम लोग ये बहुत ध्यान रखते हैं कि फ्लैकी एग्रीगेट ना आए. और राउंडेड एग्रीगेट और एंगुलर एग्रीगेट हम लोग तभी डिफरेंशिएट करते हैं कंक्रीट में जब हम कोई हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट या अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बना रहे हैं. जब हम नॉर्मली कंक्रीट बनाते हैं M25, M30, M35 तक, तो हम लोग इस कंसिडरेशन को नहीं लेते हैं कि कंक्रीट एग्रीगेट्स हमारे कंक्रीट में रेगुलर शेप है, इरेगुलर शेप है, एंगुलर है कि राउंडेड है. ये इन सबका मिक्सचर चलता है. फिर हमने एक कंक्लूजन भी दिया था कि हमारा वाटर सीमेंट रेशियो के बेसिस पे हमारा एंगुलर एग्रीगेट कब बेटर हो सकता है और कब हम ये मैटर नहीं करेगा. फिर हम टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट पढ़े थे तो हमने देखा था कि टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट में आइदर पॉलिश हो सकता है, डल हो सकता है या स्मूथ और रफ हो सकता है. तो हमने उसके लिए भी देखा था कि क्या क्या बेस्ट चीजें होती हैं. जब हम बात करें स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट्स की तो हमने स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट में ये भी समझा था कि जो रॉक की स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती कि वही एग्रीगेट की भी होगी. इसके कुछ अलग अलग होते हैं और हम एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को अलग से ही मेजर करते हैं. एग्रीगेट की स्ट्रेंथ से कंक्रीट स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करती है जब तक हमारा जो एग्रीगेट है और जो सीमेंट पेस्ट की बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है. अगर वो बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तभी हम लोग उसका एक वो होगा तो मैटर ही नहीं करेगी तब तो एग्रीगेट, क्योंकि अगर वो ही अच्छा नहीं हो तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ हमारी खराब हो जाएगी. जब हम हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जब हम इस तरीके की स्पेशल कंक्रीट बनाने जाते हैं तो हम लोगों को एग्रीगेट की स्ट्रेंथ चेक करनी होती है और हम लोग इन टेस्ट के थ्रू अपनी एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को चेक करते हैं. अब हम आज के टॉपिक्स पे बढ़ते हैं. पहला टॉपिक है हमारा बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट्स. बल्क डेंसिटी गाइस, बल्क डेंसिटी बेसिकली आप इसको बहुत ही सिंपल वे में ऐसे समझ सकते हैं, अगर उस मैटर को ना देखें हम लोग, थोड़ा सा डरावना सा दिख रहा है. जो बल्क डेंसिटी ऐसा है कि जब अगर एग्रीगेट्स हमारे पास बल्क में आते हैं, एक जगह पे हमने बल्क में अगर रखा तो जो बल्क में उनकी पैकिंग होगी, जो उनकी पैकिंग होगी, इंटर क्लोजनेस होगी, उस पर उनकी बल्क वो डेंसिटी कितनी होगी. तो आप खुद ही इमेजिन कीजिए कि अगर राउंडेड एग्रीगेट्स हैं, छोटे छोटे राउंडेड एग्रीगेट्स हैं, तो वो बहुत अच्छे से पैक हो जाएंगे.
इंस्पाइट ऑफ एंगुलर एग्रीगेट्स के, एंगुलर एग्रीगेट्स होंगे तो उनमें शायद वॉइड्स ज्यादा होंगे, तो बल्क डेंसिटी वो कम हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं क्या लिखते हैं। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शेप एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। जैसा कि मैंने बोला कि अगर हम अभी इमेजिन करें कि अगर बल्क डेंसिटी कम है तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि वो एग्रीगेट इरेगुलर शेप के हैं, मतलब वो गोल राउंडेड नहीं है। एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग का मतलब होता है गाइस कि उसमें कौन कौन से साइज है। अगर मान लीजिए बल्क डेंसिटी ज्यादा है, वो क्लोजली पैक्ड है, इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उसमें बड़े साइज के भी हैं और छोटे साइज के भी हैं। इसका मतलब ये कि जैसे बल्क अगर बड़े साइज का पत्थर है और दो बड़े साइज के पत्थर है, उनके बीच में जो छोटी सी जगह बचेगी, जो वॉइड बचेगा, उसको एक छोटा पार्टिकल फिल कर रहा है, तो उसकी बल्क डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इससे हमें ग्रेडिंग का भी मालूम चलता है। फॉर अ गिवन स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर उनकी सबकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है तो एंगुलर एग्रीगेट शो लोअर बल्क डेंसिटी। हमने अभी भी बात की कि एंगुलर एग्रीगेट जो होंगे उनमें वॉइड्स ज्यादा होंगे। Bulk density shows how densely the aggregate is packed when filled in a standard manner. It depends on particle size distribution and shape of particles. जैसा मैंने बोला कि कितना डेंसली वो पैक्ड है, एंड जो उनका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 40 mm, 20 mm, 10 mm अगर पार्टिकल साइज है अलग अलग टाइप के हैं तो उससे मालूम पड़ता है कि अगर वो डेंसली पैक्ड है तो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन है उनमें। और शेप ऑफ पार्टिकल, जो शेप रेगुलर शेप में है या बहुत ही ज्यादा इरेगुलर शेप में। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी कांस्टेंट है तो हम परसेंटेज ऑफ वॉइड्स किसी भी उसमें कैसे निकाल सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ वॉइड्स इक्वल्स टू हमारी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसमें से हम बल्क डेंसिटी को माइनस कर देते हैं, डिवाइडेड बाय बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू 100, ये हमारा परसेंटेज वॉइड्स आ जाता है। पैरामीटर ऑफ बल्क डेंसिटी इज आल्सो यूज्ड इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन फॉर कन्वर्टिंग द प्रोपोर्शंस बाय वेट इनटू प्रोपोर्शन बाय वॉल्यूम व्हेन वे बैचिंग इक्विपमेंट इज नॉट अवेलेबल एट साइट। गाइस जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो दो तरीके की मशीन होती है, वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग होती है और एक जो बड़ी होती है वो वेट बैचिंग होती है। वेट बैचिंग में हम लोग हर चीज कैलकुलेटेड बाय वेट उसको डालते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के पास में जब बड़ी साइड पे आरएमसी नहीं होता है, हमारे पास में नहीं होता, तो हम छोटी मशीन लगाते हैं जिनको वॉल्यूमेट्रिक बेसिस पे जो कैलकुलेट करती हैं कि कितना वॉल्यूम हम ले रहे हैं, तो हमें सारा वेट जो होता है वो वॉल्यूम्स में कन्वर्ट करके हम लोग कॉन्क्रीट का प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसी जगह पे बल्क डेंसिटी काम आती है कि उसका वॉल्यूम हम कंसिडरेशन में ला सके जो उसका वेट है उससे। अब बात करते हैं, हमने बात की भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम जनरली यूज करते हैं कंक्रीट मिक्स डिजाइन करने में। इट इज रिक्वायर्ड इन कैलकुलेटिंग द कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इन कनेक्शन विद वर्केबिलिटी मेजरमेंट। जब भी हम वर्केबिलिटी मेजरमेंट्स करते हैं तो हम उसका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर चेक करते हैं एग्रीगेट्स का। It is also required to be considered when we deal with lightweight concrete and heavyweight concrete. Specific gravity guys, हम लोग आपको जैसा कि नॉर्मली पता होगा, हमने 10th तक साइंस में पढ़ा है, 12th तक पढ़ा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के रिस्पेक्ट में निकाली जाती है। तो हम अपने एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी जान के जब हम लाइट वेट कॉन्क्रीट बना रहे हैं या हैवी वेट कॉन्क्रीट बना रहे हैं तो उसके हिसाब से हम एग्रीगेट को चूज कर सकते हैं कि हमें लाइट वेट चूज करना है या हैवी वेट चूज करना है। एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रॉक की होती है वो होती है 2.6 से 2.8 की, और सिमिलरली हम इसको बोल सकते हैं कि एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी जो एग्रीगेट की होती है वो 2.6 से 2.8 होती है। अब आते हैं गाइस एब्जॉर्प्शन एंड मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट्स। अब मैं इस हेडिंग से आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक एग्रीगेट है जो कि एक रॉक है, उसमें कुछ पोर्स हो सकते हैं, कुछ उसका एब्जॉर्प्टिव नेचर हो सकता है, जैसे उसके ऊपर पानी गिरेगा तो हो सकता है वो पत्थर कुछ, वो रॉक कुछ, वो एग्रीगेट कुछ पानी एब्जॉर्ब कर ले, उसमें पोरस हो सकता है, उसमें छेद हो सकते हैं कुछ कुछ बारीक बारीक, जिससे पानी उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो सकता है, उसका भी एक सैचुरेशन लेवल होता है। तो जो ये एब्जॉर्प्शन होता है इससे क्या होगा कि मैंने कैलकुलेट किया था कि मुझे 1 लीटर पानी में, 10 लीटर पानी में, 100 लीटर पानी में मेरा कंक्रीट बन जाएगा, लेकिन जो एग्रीगेट वहां पे अवेलेबल था उसमें से 100 लीटर में से वो 3 लीटर पानी वो खुद ही पी गया, एग्रीगेट ही एब्जॉर्ब कर गया, तो अल्टीमेटली मेरा पानी कम हो गया, उससे मेरा वाटर सीमेंट रेशियो डिफरेंट हो गया, या उससे मेरा वर्केबिलिटी डिफरेंट हो गई, उससे मेरे कंक्रीट बनाने का मैटर डिफरेंट हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि मैंने जब मैं सोर्स से निकाला था तो मैंने उसमें पानी का छिड़काव कर दिया था, बहुत अच्छा पानी डाल दिया ताकि वो एब्जॉर्प्शन ना करे, लेकिन उसमें एब्जॉर्प्शन ना करे लेकिन उसके ऊपर एक पानी की परत चढ़ गई, उसमें ऑलरेडी उसके ऊपर सरफेस के ऊपर कुछ पानी है, उसमें कुछ पहले से पानी है। अब मैंने 100 लीटर पानी डाला और उसमें पहले से 3 लीटर पानी अवेलेबल था, जिससे 3 लीटर और हो गया, मतलब 103 लीटर हो गया, जिसकी वजह से मेरा अल्टीमेटली वर्केबिलिटी बढ़ गई और मुझे वापस प्रॉब्लम हो गई, वाटर सीमेंट रेशियो मेरा बढ़ गया, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती है, इसलिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। सम ऑफ द एग्रीगेट्स आर पोरस एंड एब्जॉर्प्टिव, बात
सही है। पोरोसिटी एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट्स विल अफेक्ट द वाटर सीमेंट रेशियो एंड हेंस द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर उसमें पानी पहले से अवेलेबल है या मैंने उसमें पानी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, ड्राई है, तो पानी अब्जॉर्ब करेंगे या पानी उनके ऊपर ऑलरेडी होगा। द पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट विल ऑल्सो अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट when the concrete is subjected to freezing and thawing and also when the concrete is subjected to chemically aggressive liquids। अगर उनमें पोरोसिटी होगी एग्रीगेट्स में तो उससे कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी पे भी फर्क आएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे फ्रीजिंग एंड थॉइंग होती है, जहाँ पे बर्फ जमती है और फिर पिघलती है, और जहाँ पर केमिकली एग्रेसिव लिक्विड्स होते हैं, फाउंडेशन में हमारे कहीं पे केमिकली एग्रेसिव लिक्विड्स होते हैं, तो एग्रीगेट उससे सड़ जाता है, पोरोसिटी होती है उसके अंदर जाके उसको खराब कर सकते हैं। The water absorption is measured by increase in weight of an oven dry sample when immersed in water for 24 hours। वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वो हम पानी में 24 आवर्स के लिए डाल के रखते हैं एग्रीगेट को, और उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एग्रीगेट का एब्जॉर्प्शन कितना है। तो इसमें मैं गाइस एक बात बोलना चाहता हूँ कि 24 आवर्स में एग्रीगेट को इमर्स करके रखने से जो वैल्यू आती है वो दैट इज प्रैक्टिकली, और वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करती है, जबकि हमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है देखना कि एक एग्रीगेट जो है वो कितनी तेजी से पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उसका कितना है और द अमाउंट ऑफ वाटर वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, ताकि हम उससे करेक्शंस कर सकें अपने कंक्रीट मिक्स डिजाइन में। द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन, इसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन वेट टू द वेट ऑफ ड्राई सैंपल एक्सप्रेसेस परसेंटेज नोन एज एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट। अल्टीमेटली फॉर एग्जांपल हमने देखा कि हमने 100 ग्राम्स एग्रीगेट लिया, जब हमने उसको पानी में इमर्स किया 24 आवर्स के बाद उसका वेट हो गया 102 ग्राम्स, तो 100 से 102 हो गया, यानी कि 2 का इंक्रीज किया, यानी कि 2% उसका एग्रीगेट हो गया। तो ऐसे हम परसेंटेज एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट निकालते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द एग्रीगेट एब्जॉर्ब्स वाटर इन कंक्रीट एंड दस इफेक्ट्स द वर्केबिलिटी एंड नेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि एग्रीगेट जब हम पानी एब्जॉर्ब करता है तो उसकी वर्केबिलिटी को इफेक्ट करता है, नेट वॉल्यूम को इफेक्ट करता है कंक्रीट के। द रेट एंड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विद इन अ टाइम इंटरवल इक्वल टू द फाइनल सेट ऑफ सीमेंट विल ओनली बी अ सिग्निफिकेंट फैक्टर अदर देन 24 एब्जॉर्प्शन वैल्यू ऑफ एग्रीगेट। जैसा कि हमने पहले बात किया कि 24 आवर्स पे जो एब्जॉर्प्शन वैल्यू आई है वो ज्यादा मैटर नहीं करती है, बट रेट एंड अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मैटर करता है, ताकि हम उसमें करेक्शंस कर सकें अपने कंक्रीट मिक्स डिजाइन में। ये जो हम नीचे फिगर देख रहे हैं इसके लिए हम एक्सप्लेनेशन बाद में देखेंगे, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये जो आप एग्रीगेट देख रहे हैं फर्स्ट बोन ड्राई, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ओवन ड्राई। ये सैंपल एब्जॉर्प्शन करेगा सबसे पहले इसको। ये पोरस है जो आप साइड में देख रहे हैं, साथ में पोरस है, तो इसको जैसे ही पानी देंगे एक तरीके से पूरा ड्राई है, अंदर से भी ड्राई है, सरफेस से भी ड्राई है, तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन करेगा, फिर उसके बाद ये अपने आप को पूरा भरेगा। फिर इसके बाद आता है एयर ड्राई। ये एग्रीगेट, इसमें अंदर पानी है, ये अभी पूरी तरीके से सैचुरेट नहीं है और साथ में सरफेस पे भी पानी नहीं है इसके, तो ये एब्जॉर्ब भी करेगा, फिर उसके सैचुरेट करेगा, फिर इसके बाद आगे इसमें पानी आएगा, सरफेस मॉइस्चर बनाएगा। फिर आता है सैचुरेटेड एंड सरफेस ड्राई। जो तीसरा आप देख रहे हैं वो सैचुरेटेड है पूरी तरीके से, किसी तरीके का कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा, जब भी इसमें पानी आएगा तो ये अपने सरफेस मॉइस्चर को बनाएगा। चौथा है हमारा मॉइस्ट, यानी कि ये सैचुरेटेड भी है, किसी तरीके का एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा और इसमें एक्स्ट्रा फ्री मॉइस्चर भी अवेलेबल है ऑलरेडी। तो अगर हम देखें पहला बोन ड्राई वाला या एयर ड्राई वाला, ये एब्जॉर्प्शन करके हमारे पानी की क्वांटिटी को कम कर देंगे, हमारा कंक्रीट जो हमने मिक्स डिजाइन किया उससे कंक्रीट की क्वांटिटी कम हो जाएगी, हमारा पानी कम हो जाएगा एब्जॉर्ब होने से। और जो हम देख रहे हैं सैचुरेटेड एंड सरफेस ड्राई और जो मॉइस्ट है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर हम मान लीजिए हमारा 100 kg में पानी से कंक्रीट डिजाइन हो सकता है, तो ये भी ऑलरेडी कुछ वाटर का अपना योगदान देंगे और इसकी वजह से हमें पानी कुछ कम करना पड़ेगा। During mix design, it is always taken as granted that the aggregates are saturated and surface dry, but practically it is not the case. जब भी हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन करते हैं तो हम एग्रीगेट का जो एब्जॉर्प्शन वैल्यू होता है या सरफेस फ्री मॉइस्चर होता है हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, मतलब वो हमें करना चाहिए कंक्रीट मिक्स डिजाइन में, क्योंकि दोनों की केस में हमारा वाटर सीमेंट रेशियो इफेक्ट कर जाता है। वो कैसे कर जाता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ऐसे ही जब फाइन एग्रीगेट होता है, जो हमारी रेत होती है जिसको हम बोलते हैं, जब हम उसको रिवर बेड से निकालते हैं नेचुरली, तो उसमें भी सरफेस मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। Absorptive capacity of the aggregates is of the order 0.5 to 1%, 0.5 से 1% तक हमारा absorptive capacity होती है by weight of aggregates। और
हायर वैल्यूज आर डिराइव्ड विद एग्रीगेट्स डिराइव्ड फ्रॉम पोरस रॉक्स। अगर इससे ज्यादा आ रही है तो इसलिए हम इसको पता लगा सकते हैं कि ये हायर पोरोस मतलब पोरोसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, जो हमने जिस रॉक से लिया है वो हाईली पोरस है। नेचुरल फाइन एग्रीगेट कंटेन्स फ्री मॉइस्चर एनीथिंग फ्रॉम 1 to 10% और मोर। जो हमारा नेचुरल फाइन एग्रीगेट होता है उसमें 1 से 10% तक फ्री मॉइस्चर होता है। अब हम बात करते हैं बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स की। बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स क्या होता है, पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ एक बहुत बेसिक उसमें, कि जो हमारा एग्रीगेट होता है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए हमारा एक सैंड का एक पार्टिकल है, जब हमने उसको निकाला वो सैचुरेटेड भी है, उसका एक सरफेस मॉइस्चर भी है। जब वो सरफेस मॉइस्चर हमने ऊपर फिगर में देखा था कि सरफेस मॉइस्चर फ्री सरफेस मॉइस्चर अवेलेबल होता है तो एक फिल्म जैसी बना लेता है, एक सरफेस टेंशन क्रिएट कर देता है। तो जो दो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से सरफेस टेंशन के कारण दूर दूर रहते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो जब वो दूर दूर रहते हैं तो उसकी वॉल्यूम नेट वॉल्यूम से बढ़ जाती है उनकी आपस में। तो जब वो वॉल्यूम नेट वॉल्यूम से बढ़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स। The free moisture content in fine aggregates result in bulking of aggregates. Free moisture creates a film around the particle. This film exerts surface tension which keeps the neighboring particles away from it. जैसा कि मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल वही लिखा है, ये सिर्फ आपके लिए नोट्स हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आप बहुत अच्छे से सुनिए, उसी को समझिए, इमेजिन कीजिए और आप उसको लिख सकते हैं। जो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सेंड पार्टिकल को एक इमेजिन कीजिए, उसका अगर फ्री मॉइस्चर उसमें अवेलेबल है सरफेस पर तो एक फिल्म जैसी बना लेगा और सरफेस टेंशन क्रिएट करेगा। सरफेस टेंशन के कारण सारे एग्रीगेट्स एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, सब में एक एक फिल्म बनी होगी और सब सरफेस टेंशन से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिससे अल्टीमेट नेट वॉल्यूम एग्रीगेट का बढ़ जाएगा, जिसको हम बल्किंग ऑफ एग्रीगेट्स कहते हैं। बल्किंग इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक सर्टेन लिमिट तक, जब तक उनकी वो फिल्म है, जब तक उनके पास फ्री सरफेस मॉइस्चर है, तब तक वो एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ता है। अगर हम उसके बाद भी पानी डालते जाएंगे तो वो पानी उसको अल्टीमेटली सेटल कर देगा। तो बियॉन्ड विच इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट रिजल्ट इन डिक्रीज इन वॉल्यूम। और जैसे ही वो उसको सरफेस फिल्म को तोड़ेगा और जब वो सेटल होके एक दूसरे के बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो जाते हैं तो अल्टीमेटली उनका नेट वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम पे आ जाता है, जिससे वो डिक्रीज हो जाता है। एंड दैट मॉइस्चर कंटेंट इज नोन एज सैचुरेशन पॉइंट फ्रॉम विच फाइन एग्रीगेट्स शो नो बल्किंग। और जब वो उसको नहीं करते हैं, जब वो सरफेस टेंशन को तोड़कर वो एग्रीगेट छोड़ देते हैं, तो उस मॉइस्चर कंटेंट को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। फाइन सैंड्स बल्क मोर whereas the coarse sand bulks less। फाइन सैंड जो होता है उनका कॉन्टैक्ट एरिया उसको इजीली मिल जाता है, जो कोर्स और बल्क सैंड होता है, कोर्स सैंड होता है उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, उस पर सरफेस टेंशन क्रिएट करना, फिल्म बनाना मॉइस्चर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए उसमें कम बल्किंग होती है और फाइन एग्रीगेट में ज्यादा होती है। अब हम बल्किंग को कैसे चेक करते हैं सिंपल फील्ड टेस्ट में। एक सिलेंडर हमने लिया, ड्राई, उसमें हमने ड्राई सैंड डाली, ड्राई एग्रीगेट डाला, उसके बाद हम उसमें पानी डालते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसमें पानी डालते हैं, धीरे धीरे करके पानी डालते हैं। तो जो हमारी नाउ पोर वाटर इनटू इट एंड कंप्लीटली इनंडेट द सैंड एंड शेक इट। और उसको फिर हम पूरी तरीके से हिला देते हैं जब वो सैचुरेट हो जाती है। सिंस सैचुरेटेड सैंड बिहेव्स लाइक ड्राई सैंड, दैट इज नो बल्किंग। नाउ द हाइट ऑफ सैचुरेटेड सैंड कंसिडर से इट इज H2। अब जो सैचुरेट हो गई, जिसको हमने हिला दिया, वो नॉर्मली हमें दिख रही है, बिल्कुल नॉर्मल रखी हुई है। जब हमने उसमें पानी डाला, उसमें ओवर पानी नहीं है, ओवर मॉइस्चर नहीं है, उसमें सिर्फ सैचुरेट हो चुका है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक उसमें पानी भर चुका है। तो उसमें एक अल्टीमेटली इंक्रीज इन वॉल्यूम हो जाएगा, तो उसकी हाइट मान लीजिए H2 हो चुकी है। तो H1 माइनस H2 जो होगी वो हमारी होगी बल्किंग ऑफ द सैंपल ऑफ सैंड। वो इतना ईजी है कि हम लोग अपनी साइड पे कर सकते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, अल्टीमेटली क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए साइड पर। अब बात करते हैं मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट्स। ऑलरेडी मॉइस्चर कंटेंट होगा तो इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर द प्रोड्यूस क्वालिटी, इट इज रिक्वायर्ड टू मेजर क्वालिटी कंक्रीट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ वर्केबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। अगर हम मॉइस्चर कंटेंट एग्रीगेट्स का मालूम चल जाए तो हम वर्केबिलिटी को और स्ट्रेंथ को हम लोग कर सकते हैं। ये स्ट्रेंथ कैसे इफेक्ट करती है अल्टीमेटली वाटर सीमेंट रेशियो से। अगर मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी है और फिर उसके बाद हमने और एक्स्ट्रा पानी डाल दिया, अगर मान लीजिए 3 kg उसमें टोटल नेट वाटर है और हमने 100 kg रिक्वायर्ड था, हमने 100 डाल दिया, तो वो अल्टीमेटली 103 हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ जाएगा, जिससे हमारी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और वर्केबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगी। मॉइस्चर कंटेंट इंक्लूड्स वाटर एब्जॉर्ब, जो पानी एब्जॉर्ब किया जो अंदर है, फ्री वाटर ऑन सरफेस, जो सरफेस पे फ्री वाटर है,
एंड वाटर अवेलेबल इन दी पोर्स ऑफ द पार्टिकल। अगर उसमें पोर्स है तो उसमें जो पोर्स में भी जो स्टोर हो गया पानी वो सब मिला के हमारा मॉइस्चर कंटेंट बनता है। तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एग्रीगेट्स कैन बी मेजर्ड बाय फॉलोइंग वेज। ये 5 मेथड्स है, ये 5 मेथड्स मैंने एक्सप्लेन किए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे। सबसे पहला मेथड है ड्राइंग मेथड। ड्राइंग मेथड में हम क्या करते हैं कि हमने एक वेट एग्रीगेट लिया, पूरी तरीके से सैचुरेटेड एग्रीगेट लिया, उसका वेट किया और फिर उसको ओवन ड्राई कर दिया। ओवन ड्राई करने के बाद जब पानी निकल गया तो उसमें से हमें अल्टीमेटली उसका वेट रिड्यूस हो जाता है, हमने उसका वेट ले लिया और जो उसका डिफरेंस आया हमें मालूम पड़ गया कि उसमें मॉइस्चर कितना था। अगर हमारे पास में ओवन नहीं है तो हम साइड पे ओपन पैन में भी एग्रीगेट को गर्म कर सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड जनरली लैब में पिक्नोमीटर से या साइफन कैन मेथड से यूज होता है। The principle is that the specific gravity of normal aggregate is higher than the water and that a given wet aggregate will occupy a greater volume than that of dry aggregate। अगर हमें मालूम है कि हमने एक गिवन वेट लिया है, सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट लिया है, तो हमें ये मालूम है कि वेट एग्रीगेट का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ड्राई एग्रीगेट का कम होगा। अगर हमें दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है तो हम वेट कांस्टेंट है, हम दोनों की स्पेसिफिक, अगर हमें ड्राई एग्रीगेट की मालूम है तो हम इससे अल्टीमेटली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वेट एग्रीगेट निकाल सकते हैं, जिसके बाद हम दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी इसके डिफरेंस से मॉइस्चर कंटेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका एक पूरा लैब मेथड होता है, हम लोग जब टेस्ट पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये जनरली साइट पे यूज नहीं होता है, ये लैब के लिए होता है। अब हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड की। अगर हम बात करें साइट के लिए तो मुझे लगता है साइट के पर्पज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही मेथड है। यही इसका एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसमें हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड होता है, अवेलेबल होता है। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है कि जब हम एग्रीगेट को कैल्शियम कार्बाइड मतलब हम लोग एग्रीगेट का एक सैंपल डालते हैं, थोड़ा सा एक सर्टेन वेट डालते हैं, उसके बाद हम लोग कैल्शियम कार्बाइड का एक सर्टेन वेट डालते हैं, फिर हम उस इंस्ट्रूमेंट को बंद करते हैं, उसमें एक प्रेशर गॉज लगा होता है, हम लोग बहुत तेजी से उसको शेक करते हैं। जब हम उसको शेक करते हैं तो फाइन एग्रीगेट का मॉइस्चर और कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है कैल्शियम कार्बाइड। तो जब वो रिएक्ट करते हैं तो वो एसिटिलीन गैस को बनाता है और जैसे ही एसिटिलीन गैस बनाता है तो उसमें जो प्रेशर गॉज लगा होता है वहां पे प्रेशर गॉज पे उसकी रीडिंग आ जाती है और इससे हमें मॉइस्चर कंटेंट मालूम पड़ जाता है। इसकी एक क्विक रीडिंग लेंगे हम लोग। A quick and reasonable accurate method of determining moisture content is by mixing fine aggregates with excess of calcium carbide in a strong airtight vessel fitted with pressure gauge। इसका लेबोरेटरी से हमें एक ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट मिलता है, ये उसी के बारे में बात हो रही है। कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विद सरफेस मॉइस्चर इन द एग्रीगेट्स टू प्रोड्यूस acetylene gas. The pressure gauge is calibrated by taking a measured quantity of aggregate of known moisture content and then such a calibrated pressure gauge can be used to read the moisture content directly. This method is generally used at site। हम लोग अपनी साइट पे कैल्शियम कार्बाइड मेथड से ही टेस्ट करते हैं। जनरली रोड्स में आप देखेंगे, बिल्डिंग्स में हम देखेंगे, जब भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है तो ऐसे ही करते हैं। इलेक्ट्रिकल मीटर मेथड, इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो अल्टीमेटली मॉइस्चर चेंज होने से रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल मीटर जो होता है वो बैचिंग प्लांट्स में लगता है, जिससे हम मॉइस्चर कंटेंट आइडेंटिफाई करते हैं और पानी कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही एक ऑटोमेटिक मेजरमेंट होता है, इसके लिए सेंसर्स आते हैं जो हमारे आजकल के बैचिंग प्लांट्स में ऑलरेडी फिक्स होते हैं, जो सरफेस मॉइस्चर को कैलकुलेट करके अल्टीमेटली उसमें वाटर कितना डालना है वो डिसाइड करते हैं। इसकी एक्यूरेसी +0.2% से ±0.2% से 6% तक होती है। अब हम बात करें क्लीनलीनेस ऑफ एग्रीगेट्स, ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। क्लीनलीनेस ऑफ एग्रीगेट इज कि एग्रीगेट में किसी भी तरीके की ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ये बात बहुत ही सिंपल है। क्यों? अगर उसमें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होगी तो वो हमारे कंक्रीट को डिग्रेड कर देगी, रीइंफोर्समेंट को कोरोजन से वो कर देगी, मतलब कोरोड कर देगी, खराब कर देगी। तो हम इसको एक बहुत ही तेजी से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। The aggregate should be free from impurities and deleterious substances which are likely to interfere with the process of hydration, prevention of effective bond between the aggregate and the matrix। इसमें कोई भी इम्प्योरिटी ऐसी जो उसके हाइड्रेशन को होने से रोके, अगर ऑर्गेनिक होगी उसके ऊपर मान लीजिए फंगस लगा है या कुछ भी लगा है या एल्गे ही है, तो अल्टीमेटली हाइड्रेशन होने से रोकेगी। और जो कंक्रीट पेस्ट, इसमें मैट्रिक्स का मतलब है कंक्रीट पेस्ट, और जो हमारा एग्रीगेट है उसके जो बॉन्ड को वो रोकेगी। द इम्प्योरिटी समटाइम्स इवन रिड्यूस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वो कोरोड करेगी अल्टीमेटली, तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इफेक्ट होगी।
फाइन क्रश्ड स्टोन डस्ट इज ऑल्सो एन इम्प्योरिटी फाउंड इन क्रश्ड फाइन एग्रीगेट्स। जब हम फाइन एग्रीगेट्स की बात करते हैं, जब हम सैंड की बात करते हैं, तो उसमें जो प्रेजेंस ऑफ सिल्ट होता है, प्रेजेंस ऑफ डस्ट होती है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी। ऑर्गेनिक मैटर्स, मड एक्सेट्रा आर द इम्प्योरिटीज विच मे बी जनरली प्रेजेंट। हम लोग जब भी साइट पे देखते हैं तो हम लोग सैंड में सिल्ट की क्वांटिटी निकालते हैं, वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर्स चेक करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट तो नहीं है। कैलोरीमेट्रिक टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई इफ फाइन एग्रीगेट्स हैव द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। ये टेस्ट कैसे होता है, एक छोटा सा हम देख लेते हैं। द सैंपल ऑफ सैंड इज मिक्स्ड विद अ लिक्विड कंटेनिंग 3% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। NaOH प्लस वाटर का एक 3% सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, पानी में मिला के उसमें हम लोग सैंपल ऑफ सैंड को मिक्स करते हैं, 24 घंटे रखते हैं और उसका कलर चेंज होता है। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड कलर कार्ड होता है। इफ द कलर इज डार्कर देन द स्टैंडर्ड कलर कार्ड, द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट आर मोर देन द परमिसिबल लिमिट। नाउ टेस्ट टू आइडेंटिफाई अमाउंट ऑफ सिल्ट इन क्ले। हम जैसा मैंने बोला कि हम लोग सैंड में सिल्ट चेक करते हैं, तो वो जनरली कैसे चेक करते हैं कि हमने एक सैंपल लिया, सैंपल को हम पानी में मिलाते हैं और उसको बहुत तेजी से शेक करते हैं, उसको बहुत तेजी से मिला देते हैं, तो ताकि पूरा सैंपल जो है पानी में अच्छे से घुल जाता है। फिर उसके बाद जो सैंपल घुलने के बाद हम उसको स्टेडी कंडीशन में रख देते हैं, उसको स्टिल कंडीशन में रख देते हैं, और 24 आवर्स तक हम उसको स्टिल कंडीशन में रखते हैं ताकि जो भी एक्स्ट्रा उसमें पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाए। तो सेडिमेंटेशन से हमारी जितनी सिल्ट और क्ले होती है वो अल्टीमेटली सेटल डाउन हो जाती है, और उसको हम चेक कर सकते हैं फिजिकली कितना आया है। तो लिमिट्स आर गिवन इन IS 383 एंड 1970। तो हम लोग इसको एक बार क्विक रीड देते हैं। इट इज आइडेंटिफाइड बाय सेडिमेंटेशन मेथड। द एग्रीगेट्स आर केप्ट इन अ जार विद वाटर jar with liquid is completely shaken such that the clay and silt get mixed with water and the jar is kept in an undisturbed condition. After an interval of time, sedimentation layer can give a fair idea of percentage of clay and silt. The limits are given in IS 383 1970. Salt present in fine aggregates cause efflorescence and unsightly appearance. Efflorescence and unsightly appearance ऐसा होता है कि जब कभी आपने कई बार देखा होगा कि कंक्रीटिंग होने के बाद, उसमें तराई करने के बाद सफेद सफेद निशान पड़ जाते हैं, या कोई गंदे तरीके के निशान उसमें दिखाई देने लग जाते हैं, वो होता है सॉल्ट की प्रेजेंस से। इट में ऑल्सो कॉज कोरोजन ऑफ द रीइंफोर्समेंट। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू वॉश एंड सैंड कंटेनिंग सॉल्ट मोर देन 3%। सॉरी। तो जब भी हम सैंड को लें वो हम हमेशा वॉश करके यूज करें उसे। तो ये क्लीनलीनेस ऑफ एग्रीगेट्स में इसमें अलग अलग क्वांटिटी उनकी दी हुई है कि कितने परसेंटेज, कितना क्या हो सकता है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, सभी चीज़ें ये हमारे IS कोड्स में भी लिखा हुआ है। हम क्वालिटी कंट्रोल में जनरली इसको चेक कर लेते हैं। अब आते हैं हम साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट पे। तो साउंडनेस अल्टीमेटली क्या होता है कि एग्रीगेट जब भी फिजिकल कंडीशंस उसकी चेंज होती हैं, टेम्परेचर चेंज हो जाए, उसका किसी भी तरीके का कंप्रेशन है, उस पर टेंशन चेंज हो जाए, कुछ भी होता है, तो उसके फिजिकल वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। सॉरी। साउंडनेस रिफर्स टू एबिलिटी ऑफ एग्रीगेट टू रेसिस्ट एक्सेसिव चेंज इन वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन फिजिकल कंडीशंस। और फिजिकल कंडीशंस क्या क्या होती है? फ्रीजिंग एंड थॉइंग, बर्फ जमना और पिघल जाना। वेरिएशन इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बहुत ज्यादा एकदम से गर्मी हो जाना, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाना, ये फिजिकल टेम्परेचर अगर चेंज हो रहे हैं तो। ऑल्टरनेटिंग वेटिंग एंड ड्राइंग अंडर नॉर्मल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशन है और हम उसमें पानी डाल रहे हैं और फिर वो सूख जाता है, फिर पानी डाल रहे हैं फिर वो सूख जा रहा है। वेटिंग एंड ड्राइंग इन सॉल्ट वाटर, अगर पानी में सॉल्ट है और उसमें वेट कंडीशंस में हो रहा है तो चीज नहीं होनी चाहिए। तो साउंडनेस टेस्ट में भी परफॉर्म टू चेक द साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट। और साउंडनेस टेस्ट जब हम सारे लैब के टेस्ट पढ़ रहे होंगे तो हम लोग साउंडनेस टेस्ट भी पढ़ेंगे साथ में। सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू फॉर टुडे। और कल से हम जो नया टॉपिक चालू करेंगे वो होगा हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन। मुझे लगता है शायद पूरी एक वीडियो हमारी सिर्फ अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन पे हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि हम उसे 2 पार्ट्स में बनाएं। तो उसको हम कल देखेंगे। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप अपना प्लीज फीडबैक दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ और आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं तो बताइए। मेरे मेल आईडी पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे कांटेक्ट नंबर, मेल आईडी सब प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। मुझे अगर आपको ये नोट्स की कॉपी चाहिए, अगर आप मुझसे और कुछ समझना चाहते हैं, पर्सनली कांटेक्ट कीजिए प्लीज। तो हम लोग इसी तरीके से करते रहेंगे और आगे बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। दिस इज इट फॉर टुडे।